जितने ज़रूरी फंडामेंटल राइट्स हैं उतने ही ज़रूरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी किसी चीज़ को सुप्रीम और सबऑर्डिनेट नहीं करता, वो हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करता है रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा, पॉपुलरली बोला जाता है मिनर्वा मिल केस। केस का नाम है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1980 का। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो जो ये टेक्सटाइल मिल है मिनर्वा मिल, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक कमिटी अपॉइंट करती है। वो कमिटी सारी चीज़ें देखती है, परखती है और इन सब चीज़ों पर एक रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सारी रिपोर्ट देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये जो मिनर्वा मिल है ये टेक ओवर कर ली जाएगी। मिनर्वा मिल को टेक ओवर करने वाली बॉडी जो होती है उसका नाम होता है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बॉडी जो है टेक ओवर करती है मिनर्वा मिल को। उसी के साथ साथ हम ये भी समझें कि 39 अमेंडमेंट के थ्रू जो ये नेशनलाइजेशन का पूरा केस था, इसको भी 9th शेड्यूल में डाला गया और जुडिशियल रिव्यू से इसको अलग रखा गया। इसी के साथ साथ सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 31C, ये जो अमेंडेड होकर आया, ये आया कि अगर कोई भी लॉ है और वो DPSP को इफेक्ट में लाता है तो वो इस ग्राउंड पर वॉइड नहीं हो सकता कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को इन्फ्राइंज कर रहा है। यानी क्लियरली हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट, जिन्हें हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, उनकी पोजीशन को नीचे लाया गया और DPSP यानी पार्ट 4 में आने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान की तरफ से राज्य को निर्देश है कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य को ये नहीं करना चाहिए, तो उनको DPSP को जो है एक ऊपर पोजीशन दी गई। तो ये एक तरीके का डिसबैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। हालांकि अगर बात करें जजमेंट की तो ये जजमेंट जो है बहुत ही की क्लैरिफिकेशन लाती है पोजीशन में, पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी फंडामेंटल राइट और DPS की पोजीशन में। तो सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व हुआ वो ये हुआ कि अगर जो आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट करने का जो पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, वो एक अनलिमिटेड पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो एक लिमिटेड पावर है। आप बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नहीं छेड़खानी कर सकते, आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो माना गया वो ये माना गया कि अगर आप अमेंडमेंट कर भी रहे हैं और ये आप आर्टिकल 368 के अंडर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को खराब करने के लिए जिसको हम बेस मान रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केशवानंद भारती में डिसाइड हुई थी केस में, वो अगर उसका इवोल्यूशन हम 7-8 केस लॉस का देखें, चाहे फिर वो गोलकनाथ हो, केशवानंद भारती हो, मिनर्वा मिल हो, SR बोमई हो, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आपने सुने होंगे। तो जो इवोल्यूशन हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो धीरे धीरे यही कह रहा है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बुक है, और लॉ ऑफ लैंड ये ऐसा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को किसी चीज़ के सुप्रीम या सबऑर्डिनेट रखने की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही। ये सिर्फ अलग अलग बॉडीज में जिनके पास कुछ फंक्शंस हैं, जिनके ऊपर कुछ पावर कन्फर्ड है, ये एक तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करता है। मतलब हमें ज़रूरत है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इस तरीके का बैलेंस क्रिएट करने की कि दोनों ही चीज़ों में एक तरीके की हार्मनी बनी रहे।
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, चाहे रेस हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन हो, अलग अलग धर्म हैं, जातियां हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं। ऐसे में जब इतनी डाइवर्सिटी है तो हमें पता है कि क्लैशेस होने तो नॉर्मल है, लेकिन जितनी भी पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस राइट हैं, एजुकेशनल राइट्स हैं, चाहे वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 हो, हमें ज़रूरत है सारे राइट्स में, सारे आर्टिकल में एक तरीके का बैलेंस क्रिएट करने की, ताकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक वो विजन दे पाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने सोचा था। हालांकि आप इस बारे में क्या कहते हैं मिनर्वा मिल को लेके, आपके ओपिनियंस क्या हैं, या कोई स्पेशल पॉइंट जो आप शेयर करना चाहते हैं, वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।